अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। उनमें से न्यूक्लिक एसिड भी एक है। स्टार्टिंग में थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है कि ये एक साहब हैं फेडरिच, जिन्होंने पहले ही इसे आइसोलेट किया था। कहाँ से आइसोलेट किया था? एक पस सेल में से। पस सेल क्या होता है? हम कहते हैं जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करता है, अब वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तो उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो कुछ सेल्स भेजता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो कुछ सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए आपके, न्यूट्रोफिल्स और भी हमारे पास सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जाते हैं उस फॉरेन पार्टिकल से, जो भी आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके साथ फाइट करते हैं, उसे किल कर देते हैं। किल करने के बाद न्यूट्रोफिल्स खुद डेड हो जाते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडीज़ जिस जगह पर जमा होती हैं, तो वहाँ पर एक सेल बनता है जिस उसे हम पस सेल कहते हैं। पस सेल क्या है? पस सेल न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडीज़ को कहा जाता है। ठीक है, तो पस सेल के न्यूक्लियस में से इसने हमारे पास पहली दफ़ा एक बायोमोलिक्यूल को ऑब्ज़र्व किया, उसे इसने न्यूक्लियन का नाम दिया। बाद में पता चला चूँकि न्यूक्लियस में पाया गया, इस वजह से इसे न्यूक्लियन का नाम दिया। फिर बाद में मालूम हुआ कि न्यूक्लियस में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से इसे हमने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। तो बाद में जब मालूम हुआ कि इसके पास न्यूक्लियन के पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वजह से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। अब इसकी डेफिनेशन पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये पॉलीमर है किसका? 5 शुगर बेस कंपाउंड का, और न्यूक्लियोटाइड से बना है। इसको समझने के लिए दो टर्म्स का समझना ज़रूरी है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए वो क्या है वो हम देखते हैं। हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक होती है पॉलीमर और एक होता है मोनोमर। पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एक वॉल की एग्जांपल लेते हैं, दीवार की। दीवार मान लें एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो दीवार में, वॉल में आपको एक चीज़, एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते हुए नज़र आता है। तो जो स्ट्रक्चर आपको बार बार रिपीट होते हुए नज़र आ रहा होता है उसे हम मोनोमर कहते हैं। तो वॉल के केस में, दीवार के केस में, जो स्ट्रक्चर आपको बार बार रिपीट होकर नज़र आता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ब्रिक, ईंट कहते हैं। तो बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या बना रही हैं? एक वॉल बना रही है ना। तो मोनोमर क्या है? एक छोटा मॉलिक्यूल, बहुत से मोनोमर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। एग्जांपल हमने ली वॉल की। वॉल एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है। तो जो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते हुए हमें नज़र आता है उस स्ट्रक्चर को मोनोमर कहते हैं। तो वॉल के केस में जो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते नज़र आ रहा है वो क्या है? ब्रिक, ईंट। बहुत सारी ईंटें हम जमा करते हैं तो फिर जाके एक वॉल बनती है ना। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ट्रेन की। अगर हम मान लें ट्रेन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ट्रेन में हमें कौन सा स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है? तो हम कहते हैं डब्बा। बहुत सारे डब्बे मिलते हैं फिर जाके एक ट्रेन बनती है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल से, एक अगर हम मोतियों का हार मान लें, तो मोतियों के हार में जो स्ट्रक्चर हमें बार बार रिपीट होते नज़र आता है वो क्या है? मोती हैं। तो मोती जो हैं वो मोनोमर हैं। बहुत सारे मोती मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास? पॉलीमर। वो पॉलीमर क्या है? हार। इसी तरीके से हमारे पास हम कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है? पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। और बहुत से ये छोटे स्ट्रक्चर से ये मिलके बनता है। वो स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड इसका मोनोमर है।
न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है यानी कि न्यूक्लिक एसिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो चीज़ हमें बार बार रिपीट होते नज़र आएगी वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ गया। न्यूक्लियोटाइड की अलग एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की अलग कॉम्पोजिशन है। उसकी कॉम्पोजिशन पर बात करने से पहले हम बात करते हैं कि दो मशहूर न्यूक्लिक एसिड जो हम जानते हैं, डीएनए और आरएनए, ये एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड की, ये बड़े पॉलीमर हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन पर। अगर हम इसकी बात तो हम ये चार्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास क्लेरिफाई किया गया है, बहुत साफ तरीके से गिवन है न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन। न्यूक्लियोटाइड देखें यहाँ पे लिखा है मोनोमर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना रहे होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड की खुद कॉम्पोजिशन है, न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। शुगर क्या है, शुगर का स्ट्रक्चर अगर हम देते हैं तो ये पेंटोस शुगर होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 5 कार्बन की रिंग होती है, 5 कार्बन। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर। इसमें 5 कार्बन लगे होते हैं, 5 कार्बन की एक रिंग होती है जिसे हम पेंटोस शुगर कहते हैं। कार्बन है और रिंग है, इस वजह से पेंटोस शुगर। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस। ये तीन चीज़ें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं। क्या बना रही हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि न्यूक्लियोटाइड बना है नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोस शुगर होती है जो 5 कार्बन का रिंग होता है। फिर नाइट्रोजिनस बेसिस को भी और क्लासीफाई किया कि 2 तरह की होती है, एक होती है प्योरीन, दूसरी होती है पैरामिडीन्स। इसका क्या मतलब है, तो ये भी स्ट्रक्चर की बिना पे, अगर तो ऐसी नाइट्रोजिनस बेस है जिसमें खाली एक रिंग है, ऐसी नाइट्रोजिनस बेस को हम पैरामिडीन्स कहते हैं। और ऐसी नाइट्रोजिनस बेस जिसमें 2 रिंग पाए जा रहे हैं, ये पैरामिडीन्स कहलाती हैं, जिसमें सिंगल रिंग है। और जिसमें डबल रिंग पाया जाता है इसको हम प्योरीन कहते हैं। यानी इसको याद इस तरीके से रखते हैं, जिसका नाम छोटा उसका स्ट्रक्चर बड़ा, और जिसका नाम बड़ा उसका स्ट्रक्चर छोटा। अगर इसको हम डायग्राम में देखें तो ये कुछ इस तरीके, ये रही टोटल हमारे पास कितनी है, 5 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एडिनिन और ग्वानिन, जिसे हमने कहा ये प्योरीन्स हैं। प्योरीन्स क्यों है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डबल रिंग पाया जाता है। पैरामिडीन्स में क्या पाया जाता है, सिंगल रिंग पाया जाता है। अब ये साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल जो डीएनए में आप जानते हैं ये कोड्स हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस कहा जाता है इन्हें। तो एडिनिन और ग्वानिन प्योरीन्स हैं, क्यों, क्योंकि इनमें डबल रिंग पाया जा रहा है, और ये पैरामिडीन्स में सिंगल रिंग पाया जाता है। उसके एग्जांपल में ये 3 है। तो 3 स्ट्रक्चर मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ा। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें तीनों चीज़ें, ये जो रिंग आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास है पेंटोस शुगर, और ये आपके पास है नाइट्रोजनस बेस, और ये जो आपके स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखें, एक रूल इस्तेमाल होता है कि पहले कार्बन पे हमेशा पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी, कोई भी हो, प्यूरीन हो, पायरिमिडीन हो। ये डबल रिंग है तो इसका मतलब ये प्योरीन है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा तो नाम छोटा। और ये 5वें कार्बन पे आपको फॉस्फेट लगा हुआ मिलता है। फॉस्फेट फॉस्फेट हमेशा 5वें कार्बन पे अटैच होगा, और नाइट्रोजनस बेस हमेशा पहले कार्बन पे अटैच होगी। अगर हम टेक्स्ट में देखें तो यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है, किसके, न्यूक्लिक एसिड के। इसमें क्या पाया जाता है, पेंटोस शुगर मिल रही होती है, और नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस कहाँ अटैच होती है, पहले कार्बन पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर। और पेंटोस शुगर कहाँ पे हमेशा अटैच होगा, 5th कार्बन पे। अच्छा, एक और बात यहाँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, विदाउट फॉस्फेट।
यानी कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब फॉस्फेट अटैच हो गया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसको डायग्राम में अगर हम देखें तो यही है कि देखें न्यूक्लियोसाइड में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, बस यही नज़र आएगी दो चीज़ें, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। और ये एमसीक्यू में भी आता है कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको ज़रूर याद रखना है ये फ़र्क न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें होंगी, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ दो चीज़ें मिलती हैं हमें देखने को। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस डायग्राम में भी अगर हम वाज़े कर दें, ये देखें शुगर 5 कार्बन वाली और नाइट्रोजनस बेस, ये स्ट्रक्चर कहला रहा है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो जाए तो फिर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। इन्होंने कलर से वाज़े किया, ये देखें ये जो कलर है डॉट डॉट बॉक्स बनाया है जिस कलर से, ये न्यूक्लियोटाइड का है, और जो ग्रीन वाला है ये न्यूक्लियोटाइड का है। तो यहाँ फ़र्क वाज़े हो जाता है। बुक में भी यही लिखा हुआ है, हमारे पास दो तरह के डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं। दो ग्रुप्स हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। हमने बात की दो टाइप्स के हैं, एडेनिन और गुआनिन जो हैं ये प्यूरिन्स हैं, जबकि पायरामिडीन्स क्या हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। हमने बात की क्या होते हैं ये, जिसमें डबल रिंग पाया जाता है एडेनिन और गुआनिन में, इस वजह से इसे प्यूरिन कहते हैं। और इन तीनों में साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, इन तीनों में सिंगल रिंग पाया जाता है, इस वजह से इसे पैरामिडिन कहा जाता है। तो ये है कंपोजिशन किसकी, न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करते हैं टाइप्स पर ना। टाइप्स क्या होती हैं, इसकी तीन टाइप्स हैं, मोनो न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉली न्यूक्लियोटाइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, तो इसे मोनो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास एटीपी आता है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। हम जैसे कि हम यहाँ अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कोई काम करने जाते तो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना, तो फिर ही हमारा काम होता है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर हमें ख़रीदनी है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हमारी बॉडी को भी काम करने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बॉडी को एनर्जी देते हैं और एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। और सच है, जैसे कि अब ये एनर्जी प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन किस काम के लिए, आपकी बॉडी के जो ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड, ये भी और कार्बोहाइड्रेट, इन्हें भी हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इनकी सिंथेसिस के लिए, इनको बनाने के लिए भी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो एटीपी खुद क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। और भी इसकी मैकेनिकल एनर्जी के लिए अगर हम बात करें, साइक्लोसिस क्या होती है, साइक्लोसिस कहते हैं सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उसे साइक्लोसिस कहा जाता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए भी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्ट्रैक्टाइल, सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, सेल के डिवीज़न के लिए, जब सेल डिवाइड करता है और किसी सेल में अगर फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, तो उसे भी मूव करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये कुछ अमाउंट है, जब एटीपी टूटता है तो उससे इतनी एनर्जी निकलती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि बराबर है इसके। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें पेंटोज शुगर पाई जा रही है और ये 5वें कार्बन पे फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हैं, ट्राई का मतलब 3 होता है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। मोनोन्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड मिलता है हमें देखने को। डाइन्यूक्लियोटाइड का मतलब दो न्यूक्लियोटाइड जिसमें मिलेंगे। देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, और ऊपर जुड़ा हुआ है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। देखें इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, इसकी एग्जांपल में एनएडी आ जाता है। एनएडी का हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे इसका जब हम पढ़ रहे होंगे आपके अगले चैप्टर, क्रेब्स साइकिल्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, तो उसमें हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस में काम आता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जानते हैं
क्या होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी को ही कहा जाता है। तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये एक एग्जांपल है NADH FADH। बाकी पॉली न्यूक्लियोटाइड बच गया आखिरी एग्जांपल, पॉली यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा, तो उसमें मशहूर एग्जांपल हमारे पास DNA और RNA की आ जाती है। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, आप जानते हैं ये हेरिडिटी मटेरियल है, इंफॉर्मेशन को एक जगह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं, इनका इस्तेमाल यूज़ होते हैं। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए को कोड्स में आप जानते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर कोड की शक्ल में महफूज होती है, कोडिड फॉर्म में होती है ना, तो आगे एक्सप्रेस होती है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम फिर बाद में पढ़ेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर कंपोजिशन पढ़ी, न्यूक्लिक एसिड जाना और टाइप्स वाइप्स पढ़ ली हमने।